कि आज ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट की क्लास है। आप सभी बीकॉम ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर सीबीसीएस के स्टूडेंट्स हैं और इस क्लास में मैं डॉक्टर संदीप कुमार गोयल आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके सब्जेक्ट की यूनिट 3 का पार्ट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने पहले पढ़ा भी हुआ है और ये चैप्टर वो है जो कि यहाँ भी अच्छी खासी वेटेज रखता है एग्जामिनेशन में। आपका पेपर 100 मार्क्स का होगा और अगर वो हो सकता है कि 75 नंबर का आए तो भी आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर आपके स्केल अप होकर 100 में से ही लगेंगे। उस 75 की अगर मैं बात करूं, उसमें से ये चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट 10 नंबर की वेटेज रखता है और 100 मार्क्स की बात करूं तो उसमें ये कैश फ्लो स्टेटमेंट लगभग 13 नंबर की वेटेज रखता है। तो आपको ये चैप्टर समझना सुनना काफी जरूरी हो जाता है। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ 2 बुक्स बताना चाहूंगा जो इस सब चैप्टर को पढ़ने के लिए काफी यूजफुल हैं। पहली बुक है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बाय डॉक्टर भूषण कुमार गोयल, टैक्समैन पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड। और दूसरी बुक है जो फंडामेंटल्स ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बाय डॉक्टर जे.आर. मूंगा, एमकेएम पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो जैसा मैं बता चुका हूं, इसमें वेटेज आपकी इस चैप्टर की कितनी है, 10 मार्क्स अगर वो 75 नंबर का पेपर है। इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम जो करेंगे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो कि रिवाइज्ड है, रिवाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाया जाएगा। और कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेलेवेंट है जो कि है इंड एएस 7। अब ये इंड एएस 7 क्या है? इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 ये वो है जो कि हमने आईएफआरएस के हिसाब से अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंपैटिबल करके बनाए हुए हैं। बट प्राइमरीली कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ही यूज करेंगे। तो अब मैं आता हूं मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट पर। कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्या मतलब है? अ स्टेटमेंट विच शोज the inflows and outflows of cash and cash equivalents from operating, investing and financing activities of a business enterprise during the accounting period। तो क्या समझ आया आपको? ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो एक बिजनेस एंटरप्राइज की एक्टिविटीज को 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या हैं? वो एक्टिविटीज जो बेसिकली आपके बिजनेस से रिलेटेड है, ऑपरेशन से रिलेटेड हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो कि आप जब फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं, जिसको आजकल हम नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या प्लांट मशीनरी, फिक्स्ड फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, इस तरह के एसेट्स को खरीदते बेचते हैं, या इस इन्वेस्टमेंट्स है, उससे रिलेटेड जो भी इनकम होगी, जो भी परचेज और सेल की एक्टिविटीज होंगी, वो सभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आती हैं। अब हम आ जाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये है जहां से आप अपना फंड्स इकट्ठा करते हैं, जैसे कि शेयर कैपिटल इशू की, रिडीम की, और इसी तरह से और भी कोई आइटम्स जो इस शेयर कैपिटल पर आप डिविडेंड देते हैं, डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट देते हैं, ये सभी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट होता है। तो बेसिकली पूरे साल में जो हमने कैश ट्रांजैक्शंस की हैं उनको 3 मेन एक्टिविटीज में डिवाइड करना इस कैश फ्लो स्टेटमेंट का पर्पस होता है। और अब हम आ जाते हैं यूजफुलनेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट पर। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बनानी क्यों है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसा कि मैं बता चुका हूं, इट समराइजेस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस इनटू फ्यू कैटेगरीज। एंड व्हाट आर दोस फ्यू कैटेगरीज? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइज टू जनरेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन फ्यूचर। तो ये आपको ये बताता है कि एक एंटरप्राइज भविष्य में कितना कैश और कैश इक्विवेलेंट जनरेट कर पाएगा। इट रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी टू पे कैश डिविडेंड्स। तो जितना कैश फ्लो स्टेटमेंट आप देखेंगे उससे समझेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हमारे पास कितना है। अगर वो सब्सटेंशियल अमाउंट है तो फर्म विल बी एबल टू पे कैश डिविडेंड्स इन फ्यूचर। Then it makes possible the comparison of net profit and net cash from operating activities। तो ऐसा हो सकता है कि नेट प्रॉफिट आपका काफी हो लेकिन नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ना हो, तो उसमें जो डिफरेंस है वो आप असेस कर पाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के बाद।
कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बताएगा कि फर्म की लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है। लिक्विडिटी से क्या मतलब है कि वेदर द फर्म विल बी एबल टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज एंड एज एंड व्हेन दे become due, and solvency means whether the firm will be able to meet its long term cash obligations as and when they become due। तो फर्म कितनी लिक्विड है, कितनी सॉल्वेंट है, वो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाकर इजीली जज कर सकते हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प्स यू इन प्रिपेयरिंग प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो भविष्य में आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट नेक्स्ट ईयर में 2 इयर्स फॉरवर्ड कैसी होगी वो आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग पास्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट। Cash flow statement is also used for the purpose of judging managerial efficiency, how much management is efficient, whether it is handling cash properly or not from various activities. This is something which you can easily judge from cash flows, and it also enhances comparability because cash flow statement is prepared on the basis of standard accounting standard 3 revised. So all the firms are supposed to prepare their cash flow statement according to that particular accounting standard. So there is comparability. The cash flow statement of 2 different enterprises you can compare, and even of the same enterprise you can compare over the period of time. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको कंपेरेबिलिटी, जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप करते हैं तो उसको कंपेयर करने में मदद करती है। तो अब हम आ जाते हैं लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट पर। तो यहाँ लिमिटेशन से क्या मतलब है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ कमियां हैं, कुछ क्या कमियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। देखो, फोकस इज ओनली ऑन कैश फ्लोज। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ कैश फ्लोज पर फोकस करती है, नॉन कैश एक्टिविटीज पे फोकस नहीं करती। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू इशू शेयर कैपिटल फॉर द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, this transaction will not be reflected in the cash flow statement because it is a non cash transaction। आपने मशीनरी खरीदी है, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है और उसके बदले इक्विटी शेयर कैपिटल दे दी है, तो उससे हमारे कैश फ्लोज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह ये कैश फ्लोज मैनेजमेंट अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मैनिपुलेट भी कर सकता है। कैश फ्लोज कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द मैनेजमेंट, दिस इज अनदर लिमिटेशन। देन द नेक्स्ट लिमिटेशन इज इट फोकसेस ओनली ऑन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड नॉट ऑन वर्किंग कैपिटल। तो ये कैश और कैश इक्विवेलेंट्स पर तो फोकस करती है लेकिन वर्किंग कैपिटल पर फोकस नहीं करती है। एंड इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट हम तभी बना सकते हैं जब हमें इनकम स्टेटमेंट गिवन होगी। तो इट कॉम्प्लीमेंट्स रादर देन सब्स्टिट्यूट्स द इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन के बाद हम और क्या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ड्राइव कर सकते हैं वो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताती है। तो अब हम आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड के हिसाब से कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है, तो उसका परफॉर्मा हम डिस्कस करेंगे। परफॉर्मा में सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा, नेम ऑफ द कंपनी, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जो भी आपकी कंपनी है उसका नाम लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इस परफॉर्मा में मैं मेन पॉइंट्स कवर कर रहा हूं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हैं। उसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो कि स्टैंडर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप देखेंगे बट यूजुअली वो एग्जामिनेशन में आपसे नहीं पूछे जाते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग March 31, तो जो भी ईयर के लिए आप बना रहे हैं, करंट फाइनेंशियल ईयर इज 2019-20 फॉर विच यू आर सपोज टू प्रिपेयर। तो आई एज्यूम March 31, 2020। अब इस परफॉर्मा में आपको क्या समझने की जरूरत है, जैसा मैंने बताया कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो 3 मेन एक्टिविटीज में अपनी कैश ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो अभी सबसे पहले जैसा आप देख पा रहे हैं हम स्टार्ट करेंगे कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और इसको मैं अल्फाबेट A से डिनोट कर रहा हूं जो आप लेफ्ट हैंड साइड पर देख पा रहे हैं। तो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि क्वेश्चन में या तो आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन होगा, अगर गिवन है तो ये सबसे अच्छा है, आप वहीं से स्टार्ट करेंगे। और अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं गिवन है तो आपको बैलेंस शीट से सरप्लस के बैलेंसेस लेने पड़ेंगे। तो आप स्टार्ट उस केस में कहां से करेंगे,
डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस अकाउंट। तो अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डायरेक्ट गिवन है तो आप वहीं से कैश फ्लो स्टेटमेंट को स्टार्ट करेंगे, अगर नहीं गिवन है तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे सरप्लस, और उस सरप्लस का जो डिफरेंस है क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस, ये आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस की हेडिंग में दिखाई देगा, बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स में आपको दिखाई देगा। तो सरप्लस अगर करंट ईयर का 20 लाख है, लास्ट ईयर का 15 लाख था, तो डिफरेंस कितना हुआ 5 लाख, तो वो 5 लाख के डिफरेंस से आप स्टार्ट करेंगे। उसमें जो भी एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट हो चुकी हैं साल भर में वो वापस एड बैक करनी पड़ेंगी। तो आपने किसी रिजर्व में ट्रांसफर किया था तो एड ट्रांसफर टू रिजर्व, जनरल रिजर्व जैसे पहले 5 लाख था अब 7 लाख है, तो 2 लाख रुपीस आपने ट्रांसफर किए हैं, उसको यहाँ ऐड करेंगे। प्रपोज डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर, यहाँ ये समझने की बात है कि हो सकता है आपने पहले पढ़ा हो कि प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का यहाँ ऐड होता है, लेकिन अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के हिसाब से, जैसा मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, प्रपोज डिविडेंड क्या है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, तो ये आपको बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाई देगी। तो करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड को आपको टोटली इग्नोर करना है, और जो लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है वो ही इस साल एप्रोप्रिएट करना है, वही पे करना है। तो यहाँ इसीलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ऐड प्रपोज डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड ऐड करेंगे। और क्या ऐड करेंगे, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो अगर करंट ईयर में कोई आपने इंटरिम डिविडेंड पे किया है तो उसे भी यहाँ ऐड करना है। ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो जो प्रोविजन फॉर टैक्स आपने करंट ईयर में बनाया है उसे भी ऐड करेंगे। तो ये सब चीजें ऐड करने के बाद आपके पास क्या निकल आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो मैंने क्या समझाया था कि या तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन होगा तो आप वहीं से स्टार्ट करेंगे, और अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं गिवन है तो हमें क्या करना है, डिफरेंस फ्रॉम क्लोजिंग सरप्लस एंड ओपनिंग सरप्लस, उसमें ऐड कर देंगे ट्रांसफर टू रिजर्व, उसमें ऐड कर देंगे प्रपोज डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर, उसमें ऐड कर देंगे इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, और ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो हमारे पास क्या निकल आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो बेसिकली ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स स्टार्टिंग पॉइंट है आपको कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए, या तो गिवन है नहीं तो आप निकाल लेंगे। यहाँ एक और एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ सकती है, हो सकता है आपको क्वेश्चन में बोनस इशू दे रखा हो, तो यू माइट हैव इशूड बोनस शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर, तो जो बोनस शेयर का अमाउंट है वो भी यहीं पर ऐड होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने से पहले। तो जैसे आप देख रहे हैं ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व मैंने किया है, इसी तरह अगर बोनस इशू किया गया है तो ऐड बोनस इशू भी यहीं पर किया जाएगा, और उसी के बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलेगा। तो इन सब पॉइंट्स को अभी जब मैं एडजस्टमेंट्स कराऊंगा वहां पर भी कवर करूंगा। तो अब हमारे पास क्या आ चुका है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के आने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो ये वो आइटम्स हैं जो नॉन कैश हैं, नॉन ऑपरेटिंग हैं, या तो ये वो आइटम्स हैं जिसमें कैश इन्वॉल्व्ड नहीं है, या ये वो आइटम्स हैं जो कि बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या ऐड करने वाले हैं, डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। तो जो डेप्रिसिएशन आपने करंट ईयर में चार्ज की है ऐड, तो ये नॉन कैश एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड बोरोइंग्स, तो लोन्स आपने ले रखे हैं, डिबेंचर्स है, बैंक लोन है, कोई और बोरोइंग है, उस पर जो भी इंटरेस्ट आपने पे किया है तो वो यहाँ ऐड बैक होगा। ये क्यों ऐड हो रहा है, क्योंकि ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो इसी इंटरेस्ट को अभी आप देखेंगे जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बनाएंगे तो नीचे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। इसी तरह हम ऐड करेंगे क्या, फिक्टिशियस एंड इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ। तो हो सकता है क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ मेंशन्ड है, डिस्काउंट ऑन और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ है, या गुडविल रिटर्न ऑफ है। रिटर्न ऑफ मतलब लास्ट ईयर का बैलेंस ज्यादा था और करंट ईयर का बैलेंस कम रह गया है। जैसे गुडविल लास्ट ईयर 20 लाख थी, अब 15 लाख है, तो कितनी गुडविल कम हो गई, 5 लाख, वो हमने राइट ऑफ कर दी। लेकिन ये नॉन कैश आइटम है इसीलिए इसको ऐड बैक किया जा रहा है, तो ऐड गुडविल रिटर्न ऑफ। इसी तरह हमने क्या किया, ऐड लॉस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स।
तो ये सब वो हैं जो आप फिक्स्ड एसेट समझते हैं, तो उसको टेंजिबल एसेट्स में हम फिक्स्ड एसेट्स लिखते हैं। नॉन करंट एसेट्स बैलेंस शीट का परफॉर्मा आप पढ़ चुके हैं, तो वहां अब टेंजिबल एसेट्स को, जिसमें हम फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह से ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो अगर इसमें से किसी भी एसेट को हमने बेचा तो उससे कोई लॉस हुआ, उस लॉस को भी यहाँ एड बैक किया जाएगा। तो मशीनरी अगर आपने 5 लाख रुपीस वाली 3 लाख में बेची तो 2 लाख का लॉस हुआ, उस लॉस को आप यहाँ ऐड करेंगे। तो ऐड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी और लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, जो भी एसेट की आप बात कर रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट आप क्या देख रहे हैं, ऐड करेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स एंड बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो अगर आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए हैं तो उन प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने पर जो प्रीमियम दिया गया है वो भी आप यहाँ ऐड करेंगे। अगर डिबेंचर्स को प्रीमियम पर ऐड किया गया है, रिडीम किया गया है, वो भी यहाँ ऐड किया जाएगा। इसी तरह आप आगे देख रहे हैं लेस क्या करना है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। किसमें से कर रहे हैं ये एडजस्टमेंट्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करने पर आ गए। अभी तक ऊपर आपने देखा मैंने जो भी आइटम्स बताई थी वो सभी ऐड की गई थी। अब हम आइटम्स क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये जो सब्ट्रैक्ट आइटम हो रही है क्या है, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तो जो भी हमें रेंट मिला, डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टमेंट्स पर, तो ये आइटम्स हैं आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पर इनकम हुई है, तो ये यहाँ से सब्ट्रैक्ट की जा रही हैं। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाते समय पर अभी आप देखेंगे इनको हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गई। इसी तरह देखो नेक्स्ट क्या आप देख रहे हैं, अभी हमने ऊपर लॉस ऐड किया था सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पर, तो यहाँ प्रॉफिट अगर हुआ है तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और नॉन करंट एसेट, तो कोई भी इस तरह के एसेट को बेचने से अगर हमें लॉस हुआ है तो वो ऊपर ऐड हो चुका है, और अगर प्रॉफिट होगा तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पर लेस करेंगे। तो ये सब एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो अभी हमने कहां से स्टार्ट किया था, सरप्लस ऑफ द क्लोजिंग ईयर माइनस सरप्लस ऑफ द ओपनिंग ईयर लास्ट ईयर, और उससे हमने पहले क्या निकाल लिया था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमने कुछ एडजस्टमेंट्स की थी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की, उसको एडजस्टमेंट करने के बाद अब हमारे पास क्या आ गया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें अब हम क्या करने वाले हैं, ऐड हम करेंगे अगर डिक्रीज इन करंट एसेट्स, कोई करंट एसेट अगर डिक्रीज हुआ तो उसे ऐड करेंगे, एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, अगर कोई करंट लाइबिलिटीज हमारी बढ़ गई है तो उसे ऐड करेंगे। तो अगर ट्रेड रिसीवेबल्स थे लास्ट ईयर 20 लाख थे, अब 15 लाख रह गए, तो कम हो गए ना 5 लाख रुपीस के, वो क्या है आपका करंट एसेट, तो उसको ऐड करना पड़ेगा। अगर ट्रेड पेबल्स थे वो इंक्रीज हो गए हैं, पहले 15 लाख थे अब 20 लाख हैं, तो 5 लाख रुपीस के बढ़ गए हैं, तो इंक्रीज हो गए हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड। इसी तरह आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेस करेंगे क्या, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। तो अगर करंट एसेट्स बढ़ गए हैं या करंट लाइबिलिटी घट गई है, तो इतना करने के बाद अब आपके पास क्या आएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो आपने कैश जनरेट किया ये वो निकल कर आया। इसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, इनकम टैक्स पेड, ये वो इनकम टैक्स है जो आपने इस साल पे किया है। और क्वेश्चन में आपको अगर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया होता है 2 साल का, तो उसमें और अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं दी होती तो आपको पता है कि आप क्या करते हैं, करंट ईयर का प्रोविजन तो वो होता है जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द ईयर होता है, और जो लास्ट ईयर वाला प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है वो होता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो वो एडजस्टमेंट आप कैसे करते हैं, पेड वाला यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, और मेड वाला जैसे मैं अभी बता चुका हूं ऊपर हमने ऐड किया था
किसमें, जब हमने डिफरेंस ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग सरप्लस में हमने ऐड किया था प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। वो कौन सा ऐड किया था? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये आपको समझना है। और अगर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की कोई एडजस्टमेंट गिवन है तो उसमें कैसे ट्रीटमेंट करेंगे वो अभी मैं आगे समझाने वाला हूं। तो ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब फाइनली आपके पास क्या आया? नेट कैश फ्लोस जनरेटेड फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो आपने कैश फ्लो जनरेट किया और यूज मतलब अगर माइनस में आएगा तो अगर नेगेटिव बैलेंस आएगा तो हम बोलेंगे यूज्ड इन, मतलब हमारा कैश फ्लोस या खप गया, कम हो गया, खर्च हो गया। और पॉजिटिव आएगा तो क्या बोलेंगे? जनरेटेड फ्रॉम। तो अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट के परफॉर्मा में एक एक्टिविटीज को कंप्लीट हमने किया है, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और ये परफॉर्मा जो हम बना रहे हैं, फिर मैं एक बार याद दिलाना चाहूंगा, AS3 रिवाइज्ड के हिसाब से बना रहे हैं। और यहाँ पर कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं? इनडायरेक्ट मेथड। और वही आपके कोर्स में है, वही आपके पेपर में आने वाला है। तो इनडायरेक्ट मेथड से ही हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। तो अब हम आ गए कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में देखो कौन सी एक्टिविटीज आपको दिखाई देंगी? प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो ये बेसिकली सब फिक्स्ड एसेट्स हैं जिनको बेचने से अगर आपको कुछ पैसा मिला तो ये वो प्रोसीड्स है। और आगे आप देख सकते हैं कि वहां प्लस साइन मैंने बनाया हुआ है, वो प्लस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इससे हमें पैसा मिला है। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, तो ये वो आइटम्स हैं जो कि फिक्स्ड एसेट्स पर हमने अर्निंग्स की, जो हमें पैसा मिला। ये ऊपर आपको याद होगा जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया था नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, तो उस समय पर इसको सब्ट्रैक्ट किया था। और मैंने बताया भी था कि इसको हम आगे कहां पर ऐड करने वाले हैं, जब हम कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालेंगे। इसके बाद आप क्या देख रहे हैं? नेक्स्ट, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर इन एसेट्स को हमने बेचा है तो उससे पैसा मिला, ऊपर ऐड किया गया। अगर इनको खरीदा है, खरीदने से क्या हुआ? पैसा हमारा चला गया, तो उसको हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया है। इसके बाद आप देख रहे हैं परचेज ऑफ गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स एटसेट्रा। तो अभी मैंने ऊपर समझाया था अगर गुडविल कम हो गई है, राइट ऑफ हो गई है, तो वो ऊपर एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के समय पर ऐड किया गया था। लेकिन अगर गुडविल बढ़ गई है या पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स बढ़ गए हैं तो वो हमने खरीदे हैं, और खरीदे हैं तो उसको हमारा पैसा गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है और वो यहाँ सब्ट्रैक्ट होने वाला है। तो इसी तरह से नेट कैश फ्लोस, ये सब प्लस माइनस करने के बाद फाइनली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपको क्या निकल कर आएगा? नेट कैश फ्लोस जनरेटेड फ्रॉम और यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।